देखिए, अभी हम एकक कोष्ठिका के परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बारे में पढ़ रहे थे और दोनों के बीच का रिलेशन हमको निकालना है, सबका अलग अलग। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो नहीं हो पाएगा, फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। अभी लिखा है विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं की परमाणु त्रिज्या r, कोर लंबाई a और किन्हीं दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी d में निम्न संबंध होता है। पहले सरल घनीय सिंपल क्यूब जालक के लिए r इक्वल टू d/2, मतलब दो कणों के बीच डिस्टेंस d/2 और उसका मान क्या होता है a/2 के बराबर। थोड़ा सा समझते हैं हम, हमारा पेपर है ये। ये हमारा है सिंपल क्यूब, ये 8 कार्नर्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूब। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें गोले हैं, गोले के रूप में हम कणों को मानते हैं और तो सारे गोले एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो सब कार्नर्स पे हैं। तो हम एक सिर्फ उठाने जा रहे हैं, एक लाइन, ये वाली एक लाइन हमारा मान लीजिए अगर ऐसे करें, ये ऊपर का एक सेक्टर ले रहे हैं, तो ये जो होता है ना, एक कार्नर, दोनों गोले टच करेंगे, दोनों कार्नर पे हैं, तो एक ऐसे होगा, इतना ही बड़ा गोला एक ऐसे होगा। ये सिंपल क्यूब की संरचना होगी इसी टाइप की, ठीक है। तो ये दोनों गोले टच कर रहे हैं, तो ये जो होता है ना, ये गोले की त्रिज्या, ये जो लेंथ होता है क्यूब में सबका इक्वल होता है, और ये कितना है, ये, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दो गोले एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब एक गोले की त्रिज्या r और दूसरे की गोले की त्रिज्या भी r। कहने का मतलब सीधा सीधा हो गया 2r इज इक्वल टू a, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। सिंपल क्यूब के लिए जिस रूम में पढ़ रहे हैं या इसी को, अगर ये जनरल हम इसकी अगर बात करें, ये वाला जो बनाए हुए हैं, आधा यहाँ से बनाओ ये गोला, ये इसी तरह एक और हमारा ये वाला गोला, एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, दोनों आर मिलके कितने बने, ए। तो 2r इक्वल टू ए, r इक्वल टू a/2। तो कोर की लंबाई और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होगा, r इक्वल टू a/2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा है अंतः या काय केंद्रित घन के लिए d इक्वल टू a√3/2, मतलब जितना r होता है ना उसका आधा। d का मतलब सीधा सीधा मान लीजिए एक तरह से डायमीटर व्यास से ही। निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी अगर पूछेगी तो r का मान निकाल के उसका डबल कर देंगे, तो वही निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी होती है। तो r इक्वल टू d/2 या a√3/4, r इक्वल टू a√3/4, ये कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम कल्पना करते हैं। मान लीजिए हमारा ये क्यूब है, इसमें होता क्या है ना, BCC में 1 2 3 4 5 6 7 और एक सेंटर है, इसी को तो बोलते हैं ना BCC। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझने की बात है, हम डायगोनल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में तो एक गोला हमारा ऐसे है बीच में, एक गोला है कार्नर पे और एक गोला है कार्नर पे, और इन सब के बीच में ये है हमारा डायगोनल। डायगोनल का मतलब है घनाभ का विकर्ण। ये जो है ना, ये घनाभ का विकर्ण है। हेलो बोल, दुकान बात कर, कहाँ से मैं तो पूछने फोन कर गया, दूसरा कार करता नहीं, मैं आगे उठाएंगे, ठीक है।
अब थोड़ा यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कल्पना करते हैं अपने रूम के बारे में। डायगोनल का मतलब नीचे का एक कॉर्नर पकड़ेंगे, नीचे का, और एक ऊपर का, ऐसे ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। तो इसमें जो होगा ना, ये नीचे का एक ऊपर, ये विकर्ण क्या बोलते हैं, डायगोनल घनाभ का क्या बनेगा। तो इसमें हमारा जो 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, एक तो जनरल ए होगा, एक भुजा, और दूसरा हमारा होगा a√2, ये डायगोनल के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, a² प्लस 2a² इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब, या DC इज इक्वल टू 3a² या DC इज इक्वल टू DC² इक्वल टू 3a² या DC इज 3a² या DC इज इक्वल टू हो जाएगा a√3। क्लियर। ये डायगोनल होता है विकर्ण का। जैसे अब ध्यान से आप कॉर्नर अगर आपको ये जूम कर सकते हो तो कर लें। कॉर्नर मान लीजिए एक यहाँ से वहाँ जाके मिलेगा, तो इसमें से एक तो हमारा यहाँ से अगर यहाँ कॉर्नर हम मिला दें तो एक मतलब कि लेंथ तो यही हो जाएगा हमारा जनरल, ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला। और एक जो है ना, ये फलक का जो विकर्ण होगा ना, ये इसकी दूसरी भुजा बनी। एक फलक के विकर्ण, एक घनाभ का मतलब कि एज, दोनों के बीच का 90 डिग्री का कोण, दोनों को मतलब कि विकर्ण और एज को जब मिलाता है तब जा कर के हमारा बनता है घनाभ का विकर्ण। और जो घनाभ का विकर्ण होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हमारे गोले आ रहे हैं, देखिए एक पूरा गोला बीच में आएगा, बीच में पूरा गोला का मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, और एक गोला बाहर से आ रहा है तो r और एक r है, मतलब r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू हमारा होगा a√3, या 4r इक्वल टू a√3, या r इक्वल टू a√3/4। यही होगा हमारा, देख लीजिए ध्यान से। अंतः या काय केंद्रित घन के लिए d इक्वल टू a√3/2, d का मतलब d का डबल r होता है, तो d का मतलब आधा होता है r इक्वल टू d/2 होता है, तो a√3/4। ये संबंध हमारा अभी बताया d इक्वल टू a√3/4। ये डायगोनल किसका, क्यूब का d, डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं FCC के बारे में, फलक केंद्रित घन FCC के लिए। FCC में d इक्वल टू a/√2, r इक्वल टू d/2, तो a/2√2। अब इसको समझने के लिए FCC में कुछ नहीं होता है, कोई एक फेस हम चूज करने जा रहे हैं। ये हमारा ये फेस है, एक हमारा बीच में गोला होता है, और एक गोला ऐसे होता है, और एक गोला हमारे ऐसे होता है। देखने में बड़े, ये साइज सबकी इक्वल होती है। ठीक है। तो एक जनरल अगर फेस टच करें तो एक जनरल ये वर्ग मिलेगा हमको, ये हमारा एक, ये दूरी a, ये भी a। ये डायगोनल अगर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम में यूज करें तो इसकी वैल्यू क्या है, a√2। और त्रिज्या की बात करें तो एक r ये, और ये 2r, और ये r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू किसके होगा, a√2, या 4r इज इक्वल टू a√2, r इज इक्वल टू a√2/4। लग रहा है गलत हो गया क्या, a√2/4। ठीक है। तो ये रिलेशन होगा इसके लिए FCC के। क्लियर, a√2/4। ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू a√2/2 √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल, r इक्वल टू a/2√2 से भी लिखा है। ठीक है। ठीक है, समझ में यहाँ तक हम समझ रहे हैं, आ गया होगा। तो तीनों में यही संबंध होता है, r इक्वल टू मतलब फलक क्या बोलते हैं,
सिंपल क्यूब के लिए r इक्वल टू a/2, BCC के लिए r इक्वल टू a√3/4। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मतलब आगे हमको अभी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमारा फलक केंद्रित के लिए a/2√2 या a/√2/4, a√2/4। ओके, इसी से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ से हम संकुलन क्षमता, अब संकुलन क्षमता में थोड़ा ध्यान देते हैं। पैकिंग इफ़िशियंसी मतलब अगर गोले को हम पास किसी भी क्रिस्टल जालक में रखें और उससे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, तो हमको ये जानना है कि किस मतलब कितना पास रखना है तो खाली अवस्थान होगा। तो खाली मतलब गोले के द्वारा टोटल जितने गोले हमने एडजस्ट किए उसके द्वारा कुल कितना अवस्थान घेर लिया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। लिखा है क्रिस्टलीय जालक में कुल उपलब्ध अवस्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है संकुलन क्षमता कहलाता है। क्रिस्टलीय जालक में कुल उपलब्ध अवस्थान का वह प्रतिशत मतलब वह भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है संकुलन क्षमता कहलाता है। अथवा गोलों द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। परिभाषा हो जाएगा, ये मतलब फार्मूला बनेगा, संकुलन क्षमता इक्वल टू गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इनटू 100। क्लियर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, देखिए कितना मतलब अभी ये बड़ा है ना, जो ये एकक कोष्ठिका की परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई में जो मतलब कि जो रिलेशन पड़े हैं ना, उसी के बेस पर हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि सरल घन में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। क्यों? इसलिए कि सरल घन में 8 कार्नर पे 8 परमाणु होते हैं और एक मतलब एकक कोष्ठिका में 1/8 उसका पार्टिसिपेंट होता है, तो टोटल परमाणु की संख्या पढ़ चुके हैं 1 होता है। सरल घन के लिए परमाणु त्रिज्या r और कोर लंबाई में संबंध पढ़े हैं, r इक्वल टू a/2, a इक्वल टू 2r अभी पढ़े हैं। एक और चीज़ हम जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3πr³। अतः गोले द्वारा घेरा गया आयतन, गोले द्वारा एक ही है गोला, तो गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन 1 इंटू मतलब परमाणु की संख्या गुणे गोले का आयतन 1 इंटू 4/3πr³। कुल मिला कितना हो गया 4/3πr³। तथा घन का आयतन, तो घन का आयतन जानते हैं ये क्यूब होता है, ए क्यूब एक ही जगह क्या यूज करेंगे 2r का क्यूब कितना हो जाएगा 8r³। संकुलन क्षमता अभी पढ़े हैं, गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन अगुणे 100% निकाल रहे हैं। मान रख देंगे 4/3πr³ अपॉन 8r³, r³ से r³ कैंसिल इंटू 100 π/6 इंटू 100। कुल मिला कितना आ गया, कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। पाई का मान 22/60 यूज कर देना और यूज करने के बाद हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3πr³, अतः गोले द्वारा घेरा गया आयतन 1 इंटू 4/3πr³ हो जाएगा, इसलिए कि गोले में परमाणु संख्या 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे। इसमें घन का आयतन होता है a क्यूब, तो a क्यूब यूज करेंगे, एक ही जगह पर 2r का क्यूब 8r³। संकुलन क्षमता गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100। 4/3πr³ 8r³ कटेगा बोले π/6 इंटू 100 52.4%। पाई का मान 22/7 रख के कैलकुलेट करके देख करें चेक कर लेंगे, इतना ही आएगा 52.4%। अतः सरल एकक घन में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का कितना होता है 52.4%। इतना भर गया तो बाकी कितना 100 में से माइनस करो, तथा रिक्त स्थान कुल आयतन का कितना होता है 47.6%। क्लियर। अगला है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता। यहाँ भी सेम उसी तरह वही प्रोसेस यूज करेंगे, वहीं से शुरुआत भी करेंगे। हम जानते हैं कि एफसीसी में परमाणु संख्या कितनी होती है 4, फेस पे होते हैं 6 और फेस पे जो होता है कितना पार्टिसिपेट करता है 1/2 का, तो 1/2 का पार्टिसिपेट होगा 6 का 3 और 1 का होगा 1, कुल मिला के 4। और फिर एफसीसी के लिए r इक्वल टू a/2√2 अभी पढ़े हैं, 2 को अंदर लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा 2 4 1 के अंदर जाएगा a/√8 a इक्वल टू √8r। क्लियर। गोले की त्रिज्या फार्मूला पता है 4/3πr³। तो गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना होगा परमाणु की संख्या अगुणे गोले का आयतन
गोले की त्रिज्या नहीं है, ये गोले का आयतन होगा। एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन 4 × 4/3 तो कितना 16/3 पाई आर क्यूब। एक सेल का आयतन फिर वही ए क्यूब, और यहाँ के लिए इसके लिए ना फिर ए का मान इस फलक केंद्रित घन में आर और ए में जो रिलेशन है ना उस वही ए का मान यहाँ पे रखेंगे। तो ए का मान कितना है √8r, इसी का क्यूब करेंगे तो एक निकलेगा, एक अंदर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8√8r³ या 2 बाहर आ जाएगा 16√2r³। अतः डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी, मतलब गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन × 100। तो कुल मिला के अगर हम सॉल्व करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 ये 3 नीचे आ जाएगा, तो π/3√2 × 100, तो π/6√2 × 100। कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो 74 पॉइंट कुछ आएगा। भी देखते हैं यहाँ से, गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन, जितने परमाणु होते हैं परमाणु संख्या जितनी होती है उसी से मल्टीप्लाई कर दें हम गोले के आयतन में, तो हो जाएगा इतना आ गया। एक सेल का आयतन a³ होगा, ए का मान यहाँ से रखेंगे ऊपर से, एक a = कितना √8r, यहाँ से मान रखेंगे तो एक इतना हो जाएगा 8√8r³, 16√2r³। और फिर यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी 16/13, तो ये क्या होगा, मतलब गोले द्वारा घेरा हुआ आयतन बटा एक सेल का कुल आयतन × 100। कुल मिला के कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे तो π/6 √2 × 100 कितना आएगा 74%। अतः एफसीसी में संकुलन क्षमता अर्थात कणों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 74% तथा रिक्त आयतन कुल आयतन का 26% होता है। 74 गिरा हुआ और खाली कितना होगा 26%। अगर पूछा जाए सिंपल क्यूब और एफसीसी में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है तो एफसीसी की। क्लियर। एक और पढ़ते हैं, अगला है हमारा काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता। फिर यहाँ पे वहीं से स्टार्ट कर, हम जानते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल में परमाणु संख्या 2 होती है, 8 कार्नर पे होते हैं उससे 1 और एक सेंटर पे होता है उससे 1, कुल मिला के 1 1 मिलकर 2। आर तथा ए में संबंध क्या होता है उसके लिए, r = a√3/4 या a = कितना हो जाएगा 4r/√3। क्लियर। गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 πr³ होता है। गोलों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, 2 परमाणु होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4/3 πr³, तो 2 में 4 से 8 हो जाएगा 8/3 πr³। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन a³। अब a की जगह पर क्या यूज करेंगे 4r/√3, 4r/√3 यूज करेंगे, इसी का क्यूब हो गया, क्यूब करेंगे तो 4 का 64 और ये होगा तो 3√3 होगा, इतना आ जाएगा। अतः पैकिंग इफिशियंसी, तो गोले द्वारा घेरा हुआ कुल आयतन इन होता है पीई, पैकिंग इफिशियंसी शॉर्ट में कर दिए हैं, समझ लीजिए। गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन × 100, ये सब मान रख करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा π/8√3 × 100। कुल मिला कितना आ रहा है 68%। अतः बीसीसी यूनिट सेल में गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन 68% तथा रिक्ति का आयतन कुल आयतन का 32% होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, HCP तथा CCP की संकुलन क्षमता भी 74% होती है। क्लियर। ठीक है। ठीक है, ओके, फिर बाद में अगला देखते हैं इसके बाद।